हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रियंका क्लास 9 साइंस चैप्टर फर्स्ट में आप सभी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। पहला 293 केल्विन, दूसरा 470 केल्विन। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि केल्विन छोटी यूनिट होती है सेल्सियस से, तो 293 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो इसके लिए 293 में से 273 घटाना होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है केल्विन में तापमान अगर है तो सेल्सियस में तापमान प्लस 273। तो अगर सेल्सियस में तापमान प्राप्त करना है तो केल्विन में तापमान माइनस 273 करना पड़ता है। 293 माइनस 273 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। यह आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, सेल्सियस में तापमान बराबर 293 माइनस 273 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, निम्नलिखित तापमानों को इसी का बी देख लीजिए। इसी प्रकार सेल्सियस में तापमान 470 केल्विन को बदलना है, तो 470 माइनस 273 बराबर 197 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। अब ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसको क्या करना है, केल्विन में परिवर्तित करना है। तो आपको पहले ही बताई हूँ कि केल्विन छोटी यूनिट होती है और सेल्सियस बड़ी यूनिट होती है। तो अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो उसमें 273 जोड़ना होगा। मतलब ये देखिए, ठीक है, मतलब टेम्परेचर अगर केल्विन में है और टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है तो 273 उसमें ऐड करते हैं, फॉर्मूला होता है। अब टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने ये टेम्परेचर सेल्सियस में है तो यहाँ रख दिया 25 और 273 जोड़ दिया, 298 केल्विन हो गया। सिंपल आप जान लीजिए कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 जोड़ देते हैं, तो 25 प्लस 273 बराबर हो जाएगा 298। देखिए यही है, 25 प्लस 273 बराबर 298 केल्विन। केल्विन में बदलना था, हो गया। ऐसे दूसरा 373, तो 373 प्लस 273 बराबर 646 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। फर्स्ट, नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, पहला है। और दूसरा, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है। पहले पहला देख लेते हैं। नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन का गुण क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प में बदल जाए, यह गुण ऊर्ध्वपातन का गुण कहलाता है। यह आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। दूसरा, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुँच जाती है। क्यों पहुँच जाती है, क्योंकि जो इत्र है एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विस्तृत हो जाता है या फैल जाता है। इसीलिए इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, द्रव में उससे कम, गैस में बहुत कम। तो यहाँ पे 3 दिया है, जल, चीनी, ऑक्सीजन। तो चीनी ठोस है
और उसके बाद जल द्रव है, ऑक्सीजन गैस है। तो चीनी में सबसे अधिक आकर्षण बल होगा, जल में उससे कम, ऑक्सीजन में उससे कम। हम लोग को आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर जल, फिर चीनी, क्योंकि चीनी के अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। कारण ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक अणु तथा ठोस चीनी में कणों से के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। ये मैं भी आपको बताई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? पहला है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जल द्रव अवस्था में रहता है। दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस अवस्था में भी होता है और द्रव अवस्था में भी होता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए यह दोनों अवस्थाओं में रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस, इस पर भी जल वाष्प अवस्था में भी रहेगा और द्रव अवस्था में भी रहेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलने लगता है और यह 100 डिग्री पर ही वाष्प में परिवर्तित होता है, इसलिए संभव है कि यह द्रव अवस्था में भी रहेगा और वाष्प अवस्था में भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्टि हेतु कारण दें। जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो जल कमरे के ताप पर द्रव क्यों है? इसलिए द्रव है क्योंकि इसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है और इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, या हिमांक भी कह सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक 100 है डिग्री सेल्सियस है, इसलिए यह कमरे के ताप पर द्रव है। कमरे का ताप मतलब साधारण ताप लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्योंकि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका एक निश्चित आकार और आयतन भी होता है तथा यह दृढ़ होता है, बहता नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन 7, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक किस में होता है? तो बर्फ में शीतलता का प्रभाव अधिक होगा, क्योंकि बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके तापमान में वृद्धि करता है। परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है, इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है। ये टॉपिक जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी लेसन के, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बर्फ़, किसी बीकर में बर्फ़ लेते हैं जब हम लोग, तो उसको हीट देते हैं बाहर से, तो जब तक पूरा बर्फ़ द्रव में बदल नहीं जाता तब तक उसका तापमान निश्चित रहता है, बढ़ता नहीं है। तो यही रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी? तो यहाँ वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण भाप से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होगी। भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 केल्विन ताप पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी तथा एफ अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। ये चित्र दिया गया है, इसमें ए बी सी डी एफ को बताना है कि कौन सी प्रक्रिया है। चलिए देख लेते हैं। ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो ठोस से द्रव में बदलना कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। संगलन। और द्रव से ठोस में परिवर्तित होना कौन सी क्रिया कहलाती है? अब द्रव अगर ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो मतलब जमना कहलाएगा। डी, जमना, सॉलिडिफिकेशन।
और द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो द्रव से गैस में परिवर्तित होना मतलब वाष्पीकरण, बी वाष्पीकरण। और गैस से द्रव में परिवर्तित होना, सी मतलब कंडेंसेशन, संघनन। अगला ई ठोस से गैस में परिवर्तित होना, सब्लिमेशन। ई क्या हो गया, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस में परिवर्तित होना, ये भी ऊर्ध्वपातन होता है। चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन थे, सब सॉल्व हो गए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।